मेरा बेटा पागल था। उसकी शादी मैंने एक गरीब घर की लड़की से करवा दी जो अनाथ थी। मैं उस लड़की का बहुत ख्याल रखती और मोहब्बत से रखती, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा पागल बेटा रात भर उसे तकलीफ देता है। मगर वह इतनी सीधी लड़की थी कि उफ तक न करती। अब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं उसे दरवाजा बंद करके अपने साथ सुलाने लगी। एक रात आँख खुली तो मुझे बहू कहीं नजर नहीं आई। मैं भागती हुई बेटे के कमरे में गई तो पांव तले से जमीन निकल गई। यह कदम मैंने बड़ी मजबूरी में उठाया था। मैंने तो कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं अपने घर में सुकून की जिंदगी गुजार रही थी, मगर मेरी बड़ी बहू ने तो मुझे एक ऐसी बात बता दी कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वो अपनी 4 साल की बेटी का हाथ पकड़कर बड़े गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। वो अपनी तीखी नजरों से मुझे देख रही थी और बोली, आज आ जाए मेरा पति। मैंने आदित्य से कहना है कि हम यह घर छोड़कर चले जाते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में जहाँ आपका पागल बेटा रहता है। मैं बोली, क्या हो गया सलोनी? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। वो कहने लगी, पूछिए मेरी 4 साल की बेटी से इसका पागल चाचा उसे क्या कह रहा था। नन्ही ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं उससे बोली, भगवान के वास्ते सलोनी, ये घर छोड़कर मत जाना। मैं विक्की के लिए कोई इंतजाम कर दूंगी। एक माँ से उसकी औलाद को दूर मत करो। वो तो पहले ही होशो हवास से बेगाना है, और अगर तुम आदित्य को लेकर चली गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी। देखो सलोनी, तुम फिर प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे घर भी औलाद आने वाला है। भगवान न करे कि कभी तुम्हारे घर विक्की जैसा बच्चा पैदा हो। तुम कभी इस तकलीफ से ना गुजरो जिसे मैं सुबह शाम बर्दाश्त करती हूँ। मेरी बात सुनकर सलोनी डर गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं आखिरी मौका दे देती हूँ, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी में कीजिएगा, नहीं तो मैं ये घर सच में छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल गई थी। अब मैंने यह सोचा था कि विक्की वाले मामले से कैसे निपटा जाए। मैं सारी रात सोचती रही थी और इस सारे मसले का सिर्फ यही हल निकला था कि मुझे विक्की की शादी कर देना चाहिए। मगर मैं उसके लिए बीवी कहाँ से ढूंढ कर लाती? एक पागल लड़के को अपनी बेटी कौन देता भला? सुबह जब मैं कमरे से निकली तो सलोनी मुंह फुलाए बैठी थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है सलोनी, क्या हुआ है? वो बोली, आपने विक्की का क्या सोचा है? मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहिए? सलोनी कहने लगी, बेहतर तो यही है कि उसे पागल खाने भेज दिया जाए। घर में छोटी बच्ची है, फिर दूसरा बच्चा भी आने वाला है। ऐसे में एक पागल के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, मैंने विक्की का सोच लिया है। मैं उसे कभी भी पागल खाने नहीं भेजूंगी। अगर विक्की के ठीक होने के चांसेस होते तो मैं यह कड़वा घूंट भर लेती, मगर डॉक्टर ने कहा है कि उसकी यह बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। तो फिर मैं अपनी कोख से जन्मे बच्चे को खुद से कैसे दूर भेज दूं? मैं अपने विक्की की शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ताली पीटकर हंसने लगी थी। वो बोली, लो कर लो बात, एक पागल से कौन करेगा शादी? मुझे उसका लहजा पसंद नहीं आया था। मैं बोली, मेरा पति करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया है अपने बच्चों के लिए। अगर विक्की से कोई लड़की शादी नहीं करेगी तो मैं उसके लिए बीवी खरीद कर ले आऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू खामोश हो गई थी। मैं सब कुछ समझती थी कि सलोनी ये सब क्यों कर रही है। वो सिर्फ यह चाहती थी कि विक्की को जल्द से जल्द रास्ते से हटाकर वो सारी जायदाद अपने पति के नाम करवा ले और फिर सारी जायदाद बेचकर वो यह वतन छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाए। वो जब से मेरे घर में ब्याह कर आई थी, उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि आदित्य, हम दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वो मानता नहीं था। एक तो विक्की बीमार था, दूसरा मैं भी थी। अब वो सारी जायदाद बेचकर तो जा नहीं सकता था। दोनों भाई बराबर के जायदाद के हकदार थे। सलोनी चाहती थी कि विक्की पागल खाने चले जाए और फिर सब कुछ अपने पति के हाथ लग जाए। खैर, अब मैंने भी यह सोच लिया था कि मैं किसी तरह भी सलोनी को उसके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने सोचा था कि विक्की की शादी कर दूंगी। चलो, किसी गरीब लड़की का भला ही हो जाएगा। जिस जायदाद पर इस बदतमीज सलोनी ने ऐश करना है, किसी गरीब घर की लड़की लाकर कुछ दिन आराम की जिंदगी बसर कर लेगी। इस मामले में मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। खैर, मैंने अपनी काम वाली से कह दिया था कि मुझे किसी गरीब घर की लड़की चाहिए, मैं विक्की की शादी करना चाहती हूँ। मेरी नौकरानी भी हैरान हो गई। वह कहने लगी, दीदी आपको क्या हुआ है? आपको तो पता है कि विक्की साहब ठीक नहीं है, तो फिर उनसे शादी कौन करेगा?
मैं बोली, मुझे पता है कि गरीबी बहुत बुरी चीज है। गरीबी तो अपने बच्चों को बेचने तक मजबूर कर देती है। तुम बस ऐसा करो कि अपने जानने वालों के घरों में यह बात पहुंचा दो कि मालकिन का बेटा पागल है, जिसकी वह शादी करना चाहती हैं। उसने हामी भर ली थी। 3-4 रोज गुजरे थे कि मेरी नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। वो कहने लगी, दीदी आप तो बड़ी दूरदर्शी निकली हैं। मैं बोली, ओ कैसे? तो नौकरानी ने बताया कि उसकी एक पड़ोसन है, अब वो अपनी अनाथ बेटी की शादी करना चाहती है। मैंने उसे बताया कि मालकिन का बेटा पागल है। तो वो कहने लगी, मुझे मंजूर है, कम से कम मेरी बेटी को 2 वक्त की सुकून की रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो वो सुबह शाम अपने भाइयों के जूते साफ करती है और अपनी भाभीियों के ताने खाती है, तब कहीं जाकर उसको रोटी मिलती है। मैं ये बात सुनकर उस बच्ची के लिए परेशान हो गई थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे आज शाम उनके घर ले चलो। नौकरानी ने पहले ही लड़की वालों को खबर कर दी थी। शाम में मैं घर में किसी को बताए बगैर नौकरानी के साथ निकल गई थी। हम दोनों लड़की के घर गए थे। मैं तो ये देखकर सोच में पड़ गई थी कि इस तरह की तंग जगह पर लोग कैसे गुजारा करते हैं। छोटा सा घर था जिसमें छोटे 3 कमरे बने हुए थे। मुझे भी एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया था। मैंने लड़की की माँ से बातचीत करना शुरू किया कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मुझे उसके लिए बीवी की तलाश है। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, दौलत, आराम, ऐश सब कुछ मिलेगा आपकी बेटी को। बस यह है कि मेरे बेटे को कोई साथी मिल जाए तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में तन्हा नहीं है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। औलाद के गम से और उसकी तकलीफ से बड़ा कोई भी गम नहीं है। मैंने कहा, आप अपनी बेटी को लेकर आएं। जब निशा को मेरे सामने लाया गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र भी कम थी, यही कोई 18-19 बरस की होगी। उसके चेहरे से ही मासूमियत टपकती थी। वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थी। वह थोड़ी देर मेरे पास बैठी और फिर उठकर चली गई थी। फिर निशा के दोनों भाई आकर बैठ गए थे। वो कहने लगे कि आप हमारी बहन का रिश्ता मांगने आई हैं। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरा बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है। तो वो कहने लगे कि ठीक है, हमारी बहन कम उम्र है और खूबसूरत भी है, हम ऐसे कैसे आपके पागल बेटे के लिए अपनी बहन का रिश्ता दे दें। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हुई थी और बोली थी कि आपकी मर्जी नहीं है। तो निशा का बड़ा भाई कहने लगा, मैं अभी बाहर गली से गुजर कर आया हूँ। बाहर आपकी बड़ी सी गाड़ी खड़ी है जिससे आपकी हैसियत का बखूबी पता चलता है। तो क्या आप लोग मेरी प्यारी सी बहन को यूं ही ले जाएंगे? मैं बोली, आपको क्या चाहिए? निशा का छोटा भाई बोला, आप हर महीने हमें कुछ रकम दे दिया करें, क्योंकि मम्मी बीमार रहती हैं और हम दोनों भाई भी कोई खास कमाते नहीं हैं। चलो मम्मी के लिए दवाई हो जाया करेगी। मैं बोली, हाँ जी, बताएं कितनी रकम चाहिए? तो निशा का बड़ा भाई कहने लगा, हर महीने 30,000 दिया करें। इसके अलावा निशा के हक में 5 लाख और एक गाड़ी और एक घर भी हो तो बेहतर है। घर निशा का होगा मगर उसमें हम रहेंगे। मैंने उनकी ये सारी बात मान ली थी। मैंने कहा, मुझे हर बात मंजूर है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा। वो दोनों भाई हैरान रह गए थे। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे कि अगर आप हमें किसी कारोबार में अच्छी सी नौकरी दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, ठीक है, आपका यह काम भी हो जाएगा। मैं अगले इतवार को आकर अपनी बहू को ले जाऊंगी। वो दोनों बहुत खुश हो गए थे। उनके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। उन दोनों के जाने के बाद निशा की माँ कहने लगी, बहन माफ कर दीजिएगा मुझे तो किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, मगर ये मेरे बेटे हैं। इनको तो मेरी बेटी सोने की मुर्गी लगती है। अगर इनके पास रहे तो सोने के अंडे दे और अगर बाहर चली जाए तो सोने के भाव बेच दिए जाएं। यहाँ घर में तो वो अपनी बीवियों के काम करवाते थे, अब जब बहन चली जाएगी तो उसके जरिए इससे पैसे खाएंगे। उन दोनों ने तो निशा को बेच ही दिया है। इस दिन को देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें, मुझे पता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। निशा की माँ की बात खामोश हो गई थी। मैंने घर जाकर आदित्य को बताया कि मैं विकी की शादी करने लगी हूँ, तो वो भी हैरान रह गया था। मम्मी आप क्या कह रही हैं? तो मैंने उनसे कहा कि लड़की की माँ रिश्ता के लिए भी मान गई है। लड़की बहुत प्यारी है और कम उम्र भी विकी को खुश रखेगी। तो आदित्य कहने लगा, मम्मी वो लड़की तो विकी को खुश रखेगी, मगर लड़की का क्या होगा? क्या उसको विकी खुश रख पाएगा?
यह वही सवाल था जिससे मैं बहुत खौफ खाती थी। मैं खामोश हो गई और उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं पता था कि शादी का अंजाम क्या होगा, लेकिन लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैं जान गई थी कि सब कुछ अच्छा ही होगा। सिंपल सा शादी हुआ और मैं निशा को विदा करा के अपने घर ले आई थी। वो बड़ी खामोश सी लड़की थी, नजरें झुकाकर बैठी थी। मैं उसको विक्की के कमरे में छोड़कर जाने लगी तो उसने खौफ भरी निगाहों से मुझे देखा था और कहा, आंटी, मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा? उसके सवाल पर मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं विक्की को जानती थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। मैं अपने कमरे में आ गई और सारी रात आंखों ही आंखों में बीत गई थी। सुबह मैं उठकर विक्की के कमरे में गई तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि नई नवेली दुल्हन का चेहरा लाल था। मैं बोली, यह सब क्या है निशा? तो उसने रोते हुए विक्की की तरफ इशारा कर दिया था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने उसको दिलासा दिया और कहा, फिक्र ना करो, विक्की ठीक हो जाएगा। मेरा विक्की ऐसा नहीं है। उस लड़की ने सर हिला दिया था। फिर वो किचन में चली गई और घर भर के लिए नाश्ता बनाने लगी। मैंने उसको रोक लिया था। मैंने कहा, यह काम तुम्हारे करने का नहीं है, घर में नौकरानी है, वही ये सब काम करेंगे। तुम बस आराम करोगी और खाओगी पियोगी। निशा मुस्कुरा दी थी। अभी घंटा भर ही गुजरा था कि निशा की दोनों भाभियां हाथों में नाश्ते की ट्रे पकड़कर हमारे घर आ मौजूद हुई थी। वो बड़ी हसरत से घर को चारों तरफ से देख रही थी। मैं तो घबरा गई थी कि अगर उन्होंने निशा के चेहरे की तरफ देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगी। मगर हैरत तो मुझे तब हुई थी जब उन्होंने एक बार भी निशा से उसके चेहरे के बारे में नहीं पूछा था। उन्हें तो बस अपना ही लालच खाया जा रहा था। बड़ी भाभी निशा के कान में घुसकर कहने लगी, तुम्हारी सास हमें नाश्ता लाने पर क्या तोहफा देगी? मैं सब बातें सुन चुकी थी, मगर मैंने यही जाहिर किया कि मैं कुछ भी नहीं सुन पाई। खैर, वो दोनों जाने लगी तो मैंने लिफाफे में कुछ पैसे रखकर उन्हें दे दिए। मुझे पता था वो इसी में बहुत खुश हो जाएंगी। मेरी बहू सलोनी मुझसे कहने लगी, आंटी, आपको मैंने कहा था ना कि विक्की की शादी ना करें। अब रोज इस लड़की का यही हाल हुआ करेगा। आदित्य भी बोल रहा था कि मम्मी, आपने विक्की की शादी करके अच्छा नहीं किया। तभी निशा बोली, आप दोनों मेरे पति के बारे में ऐसा मत कहें। वो जैसा भी है मेरा पति है। मैं अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर जहाँ वो दोनों दंग रह गए थे, वहाँ मैं भी हैरान रह गई थी। अब तो यह रोज का ही रूटीन बन गया था। हर सुबह जब मैं कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर रात की तकलीफ साफ दिखाई देती थी। मैंने एक दो बार विकी को समझाने की कोशिश की थी। मैंने उसे कहा था कि अगर तुम अपनी बीवी को मारोगे तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, तुम फिर से तन्हा रह जाओगे। तो विकी बहुत गुस्से में आ जाता और चीज उठा उठा कर पटकने लगता था और कहता था कि कोई उसको नहीं लेकर जा सकता। मैं विकी से कहती कि तुम्हारे गुस्से से डरकर भाग जाएगी तुम्हारी बीवी। तो विकी कानों को हाथ लगाकर सॉरी सॉरी करता, मगर उसके रवैये में किसी किस्म की कोई बदलाव नहीं आ रही थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं निशा घर छोड़कर ना चली जाए। इसलिए जब जब विकी निशा पर हाथ उठाता, मैं उसके घर वालों के लिए भारी भरकम तोहफा भिजवा देती थी। कभी फ्रीजर ले दिया तो कभी टीवी दे दिया, यहाँ तक कि मैंने उनके घर में एसी तक लगवा दिया था। यह सब मैं इसलिए कर रही थी कि अगर निशा अपने घर वापस जाना भी चाहे तो उसकी लालची भाभियां उसे मेरे पास ही रहने पर मजबूर कर दें। निशा खामोश सी रहती थी, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है निशा? तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी, आंटी, मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है। मैं आपको बता नहीं पाती थी कि कहीं आप यह ना कहें कि इसके घर वाले ने मरीज लड़की हमारे पल्ले डाल दी है। लेकिन कुछ दिनों से मुझे उल्टियाँ आ रही हैं और चक्कर आ रहे हैं। निशा की बात सुनकर मुझे कुछ शक हुआ था। मैं बोली, विक्की तुम्हारे पास कभी आया था क्या? तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, लगता है कि तुम पेट से हो। मैं निशा को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगी तो वो बोली, आंटी, मैं अपनी भाभीयों वाले डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। मेरी भाभी हमेशा एक बहुत अच्छी डॉक्टर के पास जाती थी और मैंने सोचा था कि जब कभी मुझे कोई ऐसी खबर मिलेगी तो मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो मैं मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभीयों से भी ज्यादा अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, इस बात की तुम फिक्र ना करो। तो मेरी बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, आंटी, ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश है,
अगर आप मान लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा कि बच्ची की ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या पता भगवान मुझसे राजी हो जाए और सच में ये खबर मुझे मिल जाए कि मेरी बहू हमारे घर का वारिस देने वाली है। मैं निशा को डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने इस खबर को कंफर्म कर दी थी। वो कहने लगी, यह बात सच है कि निशा प्रेग्नेंट है। फिर तो यही हुआ था कि मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। मेरी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। मैंने अपनी बहू का माथा चूमा था। मैं बोली, निशा तुम बहुत भाग्य वाली हो, तुम मेरे घर का वारिस पैदा करने वाली हो। अब विकी के हिस्से की सारी जायदाद मैं अपने वारिस के नाम कर दूंगी। मैं किसी ऐसे इंसान को बेटे के हिस्से पर ऐश नहीं करने दूंगी जो उसे पागल खाने भिजवाना चाहता था। निशा ने सिर हिला दिया था। उसने अपने मुंह से कोई शब्द नहीं कहा था। मेरी बहू को तो ना पैसों का लालच था और ना ही जायदाद का। वो तो बड़ी सीधी सादी सी लड़की थी। यह तो उसके घर वाले थे जो उसे कैश करवा रहे थे। निशा को इस दुनिया में सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के साथ लगाव था, मगर विकी भी उस पर हाथ उठाता था। मैं इस बात को लेकर बड़ी परेशान रहती थी कि कहीं बच्चे को कुछ हो न जाए। इसका हल मैंने यही निकाला था कि मैं निशा को अपने कमरे में लिटाने लगी थी। मैंने उससे कहा था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तुम मेरे साथ रहोगी। इस बात पर विकी ने बहुत हंगामा किया था, मगर मैं उसकी सुनने वाली नहीं थी। मैं अपनी बात पर पक्की रही थी और आहिस्ता आहिस्ता विक्की को भी सब्र आ ही गया था। एक दिन निशा बड़ी परेशान सी बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या बात है निशा? निशा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, कुछ नहीं। मैंने जब बार बार पूछा तो निशा बोली, सलोनी भाभी मुझे कह रही थी कि तुम अपने बच्चे को गिरा दो, पागल आदमी का बच्चा भी पागल होगा। इतना कहकर निशा फूट फूट कर रो दी और मेरे गले लग गई थी। मैं बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। सलोनी तो तुमसे जलती है क्योंकि उससे पहले तुम घर का वारिस पैदा करने जा रही हो। मैंने निशा को बहुत दिलासे दिए थे, मगर मेरा अपना दिल बेचैन हो गया था। अब मुझे सलोनी से बहुत खतरा महसूस होता था। यही डर लगा रहता था कि सलोनी निशा के बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। मैंने घर में हुक्म दे दिया था कि सलोनी के सामने निशा का खाना भी नहीं पकेगा। छुप छुपा कर खाना निशा के कमरे में भेज दिया जाएगा। मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। मैंने इसका ये हल निकाला कि मैं विक्की की सारी जायदाद पहले से ही निशा के नाम कर देती। सलोनी तो इसलिए निशा के बच्चे के पीछे पड़ी हुई थी ना कि अगर वारिस पैदा हो गया तो जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी। मैंने पहले ही विक्की की जायदाद सलोनी से कोसों दूर कर दी थी ताकि अब उसका ध्यान बच्चे की तरफ ना जाए। मैंने वकील से यहाँ तक लिखवा दिया था कि अगर निशा को कुछ हो गया तो यह जायदाद अनाथालय वाले को दे दी जाए। इस फैसले के बाद कहीं जाकर मैं इत्मीनान हुई थी। आज बहुत अरसे के बाद मुझे सुकून की नींद आई थी। मैं खूब सोई थी, मगर रात के आखिरी पहर अचानक से मेरी आंख खुल गई थी। मैं उठ बैठी मगर यह देखकर दंग रह गई कि निशा तो अपने बिस्तर पर मौजूद ही नहीं थी। मैं बड़ी घबरा गई कि वो बच्ची कहाँ चली गई। मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर हल्की सी रोशनी छत के ऊपर बने विक्की के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गई थी। विक्की के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झाँक कर देखा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि निशा ऐसा भी कर सकती है। आज उसने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी थी। अब इस बात का अंदाजा तो मुझे बखूबी हो गया था कि निशा मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत कर रही है। मैं उस वक्त अपनी बहू से कुछ भी ना कह सकी थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे वापस आ जाने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी में क्या मामला हुआ। सुबह होने से पहले निशा कमरे में वापस आ चुकी थी, मगर मैं तो सोती रह गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो निशा को बहुत उदास पाया था। उसका चेहरा लाल निशान से भरा पड़ा था। मैं बोली, निशा तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो वो रोने लगी और बोली, आंटी रात जब आप सो गई थी तब विकी आपके कमरे में आया था। वो मुझसे कह रहा था कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ जरूरी बात करनी है। मैं विकी के साथ जब उसके कमरे में गई तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने कहा, तुम क्यों गई थी उसके साथ? जब मैंने मना किया था तो वो बोली, आंटी मैं विकी की बात को रद्द नहीं कर सकती। वो मेरे लिए बहुत प्यारा है। अगर हालात कुछ और होते तो मैं निशा की बातें सुनकर उसकी बलाएं लेती, मगर अब मैं सारी हकीकत जान गई थी। बस मैं वक्त आने पर ही सब कुछ खोलना चाहती थी।
अभी मैं ये नहीं चाहती थी कि निशा परेशान हो और मेरे होने वाले पोते की सेहत पर बुरा असर पड़े। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया था। बातें करते करते ही मुझे नींद आने लग गई थी और मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं न जाने कितनी देर सोती रही थी। जब मेरी आंख बाहर से आने वाले शोर को सुनकर खुली थी, मैं बाहर निकली तो एक अजीब मंजर मेरे सामने था। मेरा बेटा आदित्य मेरे सामने खड़ा कह रहा था, मम्मी, आपकी बहू हमारी अलमारियों में बंद तमाम जेवरात ले गई है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर ढह गई थी। फिर बड़ी हिम्मत करके मैं विक्की के कमरे में गई। वहाँ टेबल पर डाइवोर्स पेपर पड़ा था। नीचे एक कागज भी पड़ा था जिस पर लिखा था, आंटी, आप एक बहुत अच्छी औरत हैं, इसलिए आपको सब कुछ सच बताकर जा रही हूँ। आपने अपने पागल बेटे के साथ मेरी शादी करके बहुत जुल्म किया था मुझ पर। मैं तो किसी और से प्यार करती थी। मैं उसको कभी दिल से कबूल ही नहीं कर सकती थी। मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, मगर मैं अपनी सारी उम्र ऐसे तो नहीं बिता सकती थी ना। मेरे आशिक अरुण ने मुझसे कहा था कि तुम सब कुछ अपने नाम करवा लो, इस शादी का फायदा उठाओ। फिर जैसे जैसे अरुण मुझे कहता गया वैसे वैसे मैं करती गई। उसने मुझे कहा था कि तुम अपने चेहरे पर मेकअप से ऐसे निशान बना लिया करो जैसे विक्की तुम पर जुल्म करता हो। मैंने उसकी ये बात मान ली। ये चीज मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई थी। आप मुझे और ज्यादा प्यार करने लगी थी। खैर, विक्की को तो मैंने शादी की पहली रात ही डरा दिया था और मुझसे दूर दूर रहता था। उसकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मुझसे बात कर ले। खैर, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी। आपने जायदाद मेरे नाम कर दी। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं अरुण के साथ एक सुकून की जिंदगी गुजार लूंगी। यह खत पढ़कर मैं थर थर कांपने लगी थी। मैंने कल रात को निशा को विक्की के कमरे में देखा था। वो चेहरे पर मेकअप से निशान बना रही थी। मैं उसकी हकीकत जान गई थी, मगर अपने पोते की वजह से खामोश हो गई थी। मगर पोता तो कहीं था ही नहीं, वो तो झूठ था। निशा ने हम सबको नाश्ते में नींद की दवा मिलाकर दी थी। जब हम सब सो गए तो उसने आराम से अपनी कार्रवाई कर ली थी। आदित्य कहने लगा, मम्मी, आपको शादी की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं बोली, सलोनी ने मुझे बताया था कि विक्की ने नन्ही को गुड़िया पकड़कर उससे कहा था कि यह मेरी दुल्हन है। सलोनी डर गई थी, इस तरह मेरी बच्ची के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए सलोनी ने मुझसे कहा कि वो घर छोड़कर जा रही है। मैंने उसे जाने से रोक दिया था और सोच लिया कि विक्की के लिए दुल्हन लेकर आऊंगी। आदित्य कहने लगा, मम्मी, ऐसे हालात में विक्की के लिए दुल्हन नहीं बल्कि गुड़िया लानी चाहिए थी। आपने बहुत गलत किया। मैं खामोश हो गई थी। विक्की का हिस्सा तो निशा ले उड़ी थी। अब मैं और विक्की आदित्य पर बोझ बन गए थे, मगर वो हम दोनों का बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा। उसने हम दोनों को सर आंखों पर बिठा कर रखा था। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने इतनी जल्दबाजी ना की होती। एक गैर लड़की से तो बेहतर था कि विक्की की जायदाद पर मेरा आदित्य ऐश करता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।